चलिए, एक और नए क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले क्लास की चीज़ों को आगे जोड़ते हुए जो फूड प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे थे उसको प्रोसीड करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि वो कौन से एरियाज हैं जहां फूड प्रोसेसिंग को लेके काम किया गया है या फूड प्रोसेसिंग स्पेशली किया जाता है। और उसमें मैंने कहा था कि फूड ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क और क्या मीट यानी मांस, वो एरियाज हैं जहां पे फूड प्रोसेसिंग बेसिकली किया जाता है। और इनमें से भी दूध में यानी मिल्क के क्षेत्र में सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग की जाती है। अब बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज की। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं। पॉसिबिलिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्या संभावनाएं। देखिए, रटना नहीं है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं फूड प्रोसेसिंग एरिया की इंडिया में। आप इस चीज को समझिए। पहली चीज तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी इसमें इस इंडस्ट्री का बेस क्या होता है, आधार एग्रीकल्चर है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही खाने योग्य पदार्थ। फूड प्रोसेसिंग की आपको परिभाषा पता है ना। फूड प्रोसेसिंग की परिभाषा ये थी कि खाने योग्य कच्चा पदार्थों को, यानी खाने योग्य पदार्थ किससे आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं, तकनीक के माध्यम से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है, और उसे खाने योग्य बनाना। तो कुल मिलाके इस परिभाषा से एक बात निकाली जा सकती है, क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार कृषि होता है। मैं बात कर रहा हूं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भारत में संभावनाओं की, उसके विकास की संभावनाओं की, उसके बढ़ने की संभावनाओं की मैं बात कर रहा हूं। तो इस उद्योग के विकास की संभावनाओं की अगर बात करेंगे, संभावनाओं को तलाशेंगे, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार क्या है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के परिभाषा से हम जाएंगे तो ये बात निकाल पाते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधार कृषि है, यानी एग्रीकल्चर है। और आप जान चुके हैं कि एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए इंडिया में, तो यानी एग्रीकल्चर होने के नाते इस इंडस्ट्री के, मानी भारत में एग्रीकल्चर के बहुत प्रोमिनेंट मात्रा में होने के नाते भारत में इस इंडस्ट्री के विकास की, संवर्धन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को लेकर। जैसे मैंने कहा कि फल से क्या बनाना, जैम और जेली बनाना। टमाटर से क्या बनाना, सॉस बनाना। पशुओं से यानी दूध से क्या बनाना, पनीर या फिर मिल्क पाउडर, या और भी दूध की बहुत सारी चीजें जो पैक्ड बिकी जाती हैं। ये इसकी संभावनाएं पर्याप्त हैं। फिर उसके बाद से क्या संभावनाएं हो सकती हैं, भारत में पशु हैं तो मीट की संभावना, यानी मीट ट्रांसपोर्ट या मीट के प्रिजर्वेशन के लेकर के भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसलिए ये बात समझ पाए ना
देखिए रटना नहीं है, मैंने कहा ये भी बता सकता था मैं क्या कि फूड प्रोसेसिंग की पॉसिबिलिटीज के पॉइंट्स नोट डाउन करिए, समझिए ना कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधार क्या है। और देखिए किसी क्लास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि समझ विकसित करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अगर वो डेवलप हो जाएगी बच्चे तो क्या होगा, उससे जुड़ी हुई चीजें आप खुद ब खुद सर्च कर लोगे, देख लोगे और उसको आप कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग की अगर पॉसिबिलिटीज क्यों इंडिया में है इसको जानिए ना। तो फूड प्रोसेसिंग का बेस एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बेस है, इसलिए यहां पे संभावनाएं बहुत हैं। क्यों है इसको थोड़ा समझिए। यहां का क्लाइमेट बहुत डाइवर्सिफाइड है, यानी आप कह सकते हैं पहला जलवायु का विविधतापूर्ण होना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। भारत में जलवायु बहुत विविधतापूर्ण है। आप देखिए पश्चिमी घाट की अपनी विशेषताएं हैं, कश्मीर के जलवायु की अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। मध्य भारत के उसकी अपनी विशेषताएं हैं, दक्षिण भारत के उसकी अपनी विशेषताएं हैं। मानसून जब आता है तो वो उसके अपने अपने अलग अलग उसके रास्ते हैं, उसकी अपनी विविधता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को और डीपली समझ पाएंगे। तो विविधतापूर्ण जलवायु होने के कारण विभिन्न प्रकार के इसके कारण विभिन्न प्रकार के फल, अलग अलग तरह के फल, फूल, सब्जियां, ठीक है, etc का होना, यानी जितनी अलग अलग तरीके की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स होंगे, क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, तो ऐसे में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के और अलग अलग कई आयामों से बढ़ने की पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए यहां पे संभावनाएं, सबसे अच्छी बात है कि यहां पे क्या, इस संभावनाओं के तहत सबसे अच्छी बात है यहां की जलवायु अलग होना, ठीक है। और पशुधन, इंडिया इज सेकेंड पोजीशन, India is having second position in the number of cattle या animals after ब्राजील। पशुधन आप बात कर लो, पशुधन के मामले में भारत ब्राजील के बाद दूसरा स्थान रखता है। पशुधन के मामले में भारत ब्राजील के बाद कैवा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में पशु हैं और जो दुधारू पशु हैं, इसलिए उनके होने से मिल्क रिलेटेड जो मिल्क प्रोडक्शन भारत नंबर 1। मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 और मिल्क से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए रिलेटेड भी चीजें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती हैं। इसलिए और मैंने अभी बताया भी कि मिल्क क्षेत्र में सबसे ज्यादा
कुल दूध उत्पादन का 30% दूध क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, उसका प्रसंस्करण कर दिया जाता है। क्लियर हुई बात? तो आप इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है। स्पाइसेस तीसरा कह सकते हो, क्यों पॉसिबिलिटी है। मसालों, स्पाइसेस, मसालों के उत्पादन में आज भी भारत फर्स्ट पोजीशन रखता है। मसालों के उत्पादन में भी भारत आज क्या स्थान रखता है, पहला पोजीशन रखता है। इसलिए इस सेक्टर में भी खाद्य प्रसंस्करण को संभावनाएं सर्वाधिक है। इस सेक्टर में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं क्या हैं, सबसे अधिक है। किसके मामले में, मसालों के उत्पादन के मामले में। मसालों के उत्पादन के मामलों में मसाले ही वो चीज थे जो जिसके लिए पूरे विश्व में भारत जाना जाता था। और आपको याद होगा, आपने कहीं पढ़ भी रखा होगा, मैंने शायद खुद ही बताया था आपको, वास्को डी गामा जब आया था भारत में, जेमुरिन केरल के पास, ठीक है, तो उस तट पे आया था। तो वहां से ये पुर्तगाल की यह यात्री था और यहां से मसाले ही लेके गया था। और मसालों के प्रति आकर्षण ही ब्रिटेन को या ब्रिटिश को इंडिया की तरफ आकर्षित किया। वो इधर आए और भारत को गुलाम बना दिया। उसके बाद विभिन्न प्रकार से आर्थिक शोषण किया, फिर भारत को लेके गए। यानी पूरे यूरोप में, विश्व के दूसरे भागों में भारत अपने मसालों के लिए जाना जाता है। और वो बादशाहत आज भी क्या है, जारी है। यानी मसाला उत्पादन में भारत सबसे एक नंबर पे है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत के अंदर मसालों के उत्पादन के कारण, भारत के अंदर मसालों की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए कहा जा सकता है यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है। और तीसरा देखिए, चौथा जो भी है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। खाद्यान्न उत्पादन मामलों में भी भारत विश्व में तीसरे पोजीशन पर है। यानी इंडिया इज इन थर्ड पोजीशन इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। इसका मतलब क्या है, भारत आज खाद्यान्न उत्पादन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। यानी क्या है, आत्मनिर्भर है। और जिसका परिणाम यह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये सबसे अनुकूल क्या जगह या क्षेत्र बनता जा रहा है। ठीक है। तो यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन को देख एक रीजन बताया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी या चौथा या पांचवा चीज क्या है, क्यों पॉसिबिलिटीज है कि भारत में लेबर एक्सेस, श्रम का अधिक से अधिक पाया जाना। चीप लेबर इंडिया में मिलता है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास ये क्या है, एक्सेस है, आधिक्य है। आधिक्य है किसका, श्रम का। बहुत सारे मामले में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको काम चाहिए और काम सबके पास है नहीं। ऐसे में क्या है, हमारे पास एक बेरोजगारों की फौज है। और उसको अगर बेरोजगारों की फौज ना कहें
तो इसको कह सकते हैं श्रम का आधिक्य, एक्सेस ऑफ लेबर है। और ऐसे में क्या है, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां लगती है तो इस लेबर को क्या किया जा सकता है, फंक्शनिंग कैपिटल के रूप में या उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा कि इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रूप दिया जा सकता है। इसलिए अगर हम संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, इन संभावनाओं की तलाश में आप ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में लेबर एक्सेस होने के कारण, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि सामान्य श्रम की जरूरत होती है, ठीक है, सामान्य कौशल प्रशिक्षण, जनरल स्किल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसकी हिंदी होगी सामान्य कौशल प्रशिक्षण, जनरल स्किल ट्रेनिंग, सामान्य कौशल प्रशिक्षण की जरूरत होती है किसमें, फूड प्रोसेसिंग से। अगर एफपी लिख रहा हूं तो समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, भारत के पास लेबर एक्सेस भी है और इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे में क्या हो सकता है कि इस श्रम का, जो कि चीप लेबर भी है, ऐसे में क्या हुआ, अगर किसी उद्योग को सामान्य ट्रेनिंग देनी हो, बेरोजगारों की फौज हो और वो लेबर क्या हो, चीप हो, तो एक बात बताइए, उस इंडस्ट्री के फलने फूलने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की खूब सारी पॉसिबिलिटीज हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। स्पेशली 90s के बाद से, जब से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, मॉल कल्चर बढ़ा है, लोगों का नेचर बदला है, लोग अब पैक्ड फूड या पैक्ड जो खाद्य सामग्री हैं उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब समझते हैं गवर्नमेंट्स एफर्ट, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताऊं आपको, पहली चीज तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए 1988 में सेपरेट, अलग इंडिविजुअल क्या, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाया। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, एक मिनट हो गया, हाँ, मैं कह रहा था गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, अलग से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनाया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया। ठीक है, फिर और क्या किया, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए 2012 एंड 13
2012 और 13 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत की गई। नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, ठीक है, की शुरुआत की गई। कब? ये की गई 2013 एंड 12 में, ठीक है। क्या उद्देश्य था इसका? इस मिशन का क्या उद्देश्य था? देखिए, पहला, 2016 से 2020 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। किसान संपदा योजना जारी रहेगी और कितना इसका बजट था? 6,000 करोड़। 2016 से 2020 तक इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री, ठीक है, किसान, देखिए मेंस में पूछेगा इसलिए इस मैटर को आपको लिखते चलना है अपने पास। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत, मतलब जारी रहेगी ये 20 तक, ठीक है। और दूसरा क्या है? भारत में, ये मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स इस मिशन का, यानी उद्देश्य, ठीक है। अगला क्या? भारत में टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेगा फूड पार्क्स in the country. देश में मेगा फूड पार्क्स क्या संख्या बढ़ाना, देश में मेगा फूड पार्क्स की संख्या बढ़ाना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेगा फूड पार्क्स इन इंडिया। देश में मेगा फूड पार्क्स की, फूड पार्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी एज फूड पार्क्स ऐसे जगह बताए होते हैं जहां पे एक तो क्या किया जाता है, वो इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए मिलने वाले रॉ मटेरियल्स का क्या किया जा सके, उनको उत्पादन किया जा सके या उनका प्रोडक्शन हो सके। और दूसरी चीज क्या है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उस पे सेटअप करना ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, बहुत परेशान ना होना पड़े। इस इंटेंशन के साथ फूड पार्क्स की स्थापना की गई, यानी जो बनाना है उसका रॉ मटेरियल भी पास में मिल जाए, जिसे बनाना है उसकी यूनिट भी हो जाए उस चीज को लेकर के। इस इंटेंशन के साथ मेगा फूड पार्क्स की व्यवस्था की गई, इसको बनाया गया, ठीक है। और क्या हुआ? तीसरी चीज क्या है? एवरी स्टेट will have to establish food processing training institute
ठीक है, फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। यानी हर राज्य क्या प्रशिक्षण संस्थान खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा। हर राज्य खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा ताकि क्या हो सके, कौशल विकास हो सके। विकास किया जा सके, कौशल विकास किया जा सके। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या उद्देश्य इसमें दिया था कि टू डेवलप अ बेटर marketing system, to develop a better marketing system for food processed raw materials and final goods, raw materials and final goods to develop a better marketing system। यानी क्या करना है, एक बेहतर विपणन प्रणाली, एक बेहतर विपणन प्रणाली का विकास करना है। एक बेहतर विपणन प्रणाली का क्या करना है, विकास करना है इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, यानी क्या, फूड प्रोसेसिंग मिशन, राष्ट्रीय मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, और इस मिशन में एक योजना था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आई सजेस्ट कि आप इसे गूगल करिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और यह योजना क्या था, यह योजना ये था कि जिसमें किसी कार्य को, क्या कृषि को या कृषि का क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, कृषि का क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाएगा इस चीज को लेकर। ठीक है, अगला क्या है, सरकार का अगला प्रयास था ऑपरेशन ग्रीन योजना। यानी ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक है, इसमें क्या बातें हैं, ये ऑपरेशन फ्लड के तर्ज पे कार्य करता है। दूसरी चीज क्या है इसमें, इसमें दो बातें हैं इस योजना की, क्या कि कृषि
बुनियादी ढांचा का विकास और दूसरा क्या, प्याज और टमाटर की कीमतों को स्थिर करना। प्याज और टमाटर की कीमतों को क्या करना, स्थिर करना, यानी टू डेवलप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और दूसरा क्या करना, प्राइस फिक्सेशन, ऑनियन एंड टोमेटो। क्योंकि यही दो सब्जियां ऐसी हैं जिनका दाम बहुत तेजी से ऊपर जाता है और वो इन्फ्लेशन का कारण बनती हैं और सरकार के लिए ये आलोचना का भी कारण बनती है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इस लिहाज से इसको आगे करने और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, और क्या करना है, गवर्नमेंट ने और क्या किया है, निवेश बंधु योजना शुरू की है। निवेश बंधु योजना, निवेश बंधु योजना ये क्या है, इट्स अ वेब पोर्टल, इट्स अ वेब पोर्टल working under the Ministry of, it's a web portal working under the Ministry of what? Food processing. Working under the Ministry of Food Processing, और क्या है, which provides the information related to, which provides information related to investment in the field of food processing. ठीक है, in the field of food processing, which provides information related to investment in the field of food processing. तो निवेश बंधु योजना ऐसा है कि मान लो ये व्यक्ति है, व्यापारी है, और ये फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कुछ निवेश करना चाहता है, तो ये योजना शुरू किया गवर्नमेंट कि भाई आप पोर्टल पे जाइए, आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अगर यूपी गवर्नमेंट की बात क्या कर रहे हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं, एफर्ट्स डन बाय यूपी गवर्नमेंट रिगार्डिंग food processing industry in यूपी। तो भाई देखो, यूपी में भी एक अलग विभाग है, अलग मंत्रालय, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग
यानी बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या विभाग। ठीक है, ये तो अब फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने क्या किया है, दो बड़े इसके लिए चले हैं सरकार के, यूपी गवर्नमेंट के दो बड़े योजनाएं हैं। पहला यानी दूसरा प्रयास इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये योजना, इस योजना के तहत to increase horticulture products ठीक है, to increase horticulture products in those districts which has not been covered by national हॉर्टिकल्चर मिशन। इसको क्या करें, आप गूगल करें, मेक ए शॉर्ट नोट्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, और ये ऐसे 30 जिले हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस योजना का मामला है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाना। उन जिलों में ये योजना लागू हुई है जो जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इंग्लिश भी लिखना है क्या, हिंदी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कवर नहीं किए गए हैं। उन जिलों में ये, और दूसरा उद्देश्य क्या है इस योजना का, किसानों की आय बढ़ाना, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, और क्या करना, किसानों की आय बढ़ाना। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा पहुंचाना, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी to the farmers, किसानों को क्या देना, खाद्य सुरक्षा देना। ठीक है, और इस योजना में जो खर्च हो रहा है उस खर्च का 60% सेंट्रल गवर्नमेंट
और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सवाल क्या पूछ सकता है, यूपी में है, इससे पूछ सकता है सवाल कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित, चलो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन इससे कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ए, this scheme covers those districts in UP which has not been covered by National Horticulture Mission, NHM. Question B, this scheme is being sponsored in the ratio of 75 up to 25 between center and state। क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अच्छा हिंदी में बता दें, हिंदी में दिस स्कीम इज कवर्ड, यह योजना उन जिलों को कवर करती है उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत छोड़ दिए गए हैं या उसके तहत नहीं आते हैं। और दूसरा है, इस स्कीम में जो स्पॉन्सरशिप है वो 75% सेंटर यानी केंद्र सरकार और दिए राज्य सरकार। अब इसमें ऑप्शन होगा ए यानी विच इज ट्रू, ए ओनली ए, बी, अच्छा ये 1 2 कर लो अगर ये करना है, स्टेटमेंट 1, ए 2, ओनली एक, ओनली 2, both are true, या डी both are wrong। समझ पा रहे हैं? इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए, ए होगा, क्योंकि यहां पे क्या रेशियो है, 60:40 है। इस तरह एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, यूपी की योजना है, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें, ठीक है। और क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक और स्कीम है फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, या फिर ऐसे कह सकते हो सिंचाई को बढ़ाने के लिए एक दूसरा योजना है गवर्नमेंट का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और ये स्कीम क्या है, रिलेटेड टू
क्वालिटी प्रोडक्शन, एंड increase in productivity by adopting drip and sprinkler irrigation. ड्रिप सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर, यानी सिंचाई की विधियां हैं, टपकन विधि वाला ही होती है, एक ऐसे बहुत जहां जहां भेजना है जड़ों में उन्हीं को, हाँ, इरिगेशन इन हॉर्टिकल्चर, तो वो इस सिस्टम के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी सिंचाई अच्छी होगी तो हॉर्टिकल्चर, यानी इसका कहना मतलब है कि हिंदी इसकी ये होगी गुणवत्ता परक उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के द्वारा बागवानी उत्पादों को बढ़ाना। ठीक है, बागवानी उत्पादों को बढ़ाना, ये है ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई। यानी यूपी गवर्नमेंट और बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, स्पेशली ये दो योजनाएं मैंने बताया जिससे सवाल भी आपको आ सकता है। ठीक है, यानी अभी तक हम पहुंच चुके हैं फूड प्रोसेसिंग। थोड़ा सा रिवाइज करिए 1 मिनट के लिए, अदरवाइज टॉपिक आपको मिस कर जाएगा। फूड प्रोसेसिंग क्या है हमने जाना, फूड प्रोसेसिंग के उद्देश्य क्या हैं वो हमने जाना, कुछ याद है आपको फूड प्रोसेसिंग के उद्योग। फिर हमने जाना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में, हिस्ट्री के रूप में कैसे कैसे काम हुआ वो हमने जाना। और मैंने बात की पहले ट्रेडिशनल वे में जाना जाता है, लेकिन 70 से 80 के दशक में फूड प्रोसेसिंग को एक उद्योग का दर्जा मिलने लगा और 88 में अलग मंत्रालय बन गया और 90 के बाद से लोगों की कार्यशैली में बहुत परिवर्तन हुआ, उनकी फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हुई, जिसने फूड इंडस्ट्री को ग्रो करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं दे दी। इसका परिणाम ये आया क्या कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरी। और इसी प्रक्रिया में मैंने कहा कि आइए जानते हैं संभावनाएं क्या हैं भारत जैसे देश में फूड इंडस्ट्री के इतना बढ़ने के, ग्रो करने के। अगर जब वो हमने जान लिया, फिर हमने बात किया क्या कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के एफर्ट्स क्या है गवर्नमेंट के उसको बढ़ावा देने के लिए। और मैंने कहा कि एक अलग मंत्रालय बनाने के साथ साथ किसान संपदा योजना, निवेश बंधु योजना, मेगा फूड पार्क्स को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत, कुछ ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर के सामने आए। और उसके बाद से मैंने यूपी गवर्नमेंट के लिए भी बात किया कि यूपी गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहा है, जिसमें हम बता रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग एक अलग विभाग बना हुआ एक मंत्रालय के रूप में यहाँ भी काम कर रहा है और जिसमें सरकार बहुत सी योजनाएं ला रही हैं। इनमें मैंने 2 योजनाओं की बात की, जो एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रभाव नहीं है या उससे कहत वो कवर्ड नहीं है। और फिर मैंने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक और योजना चल रही है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, मेनली हॉर्टिकल्चर को अगर बढ़ावा देंगे तो बहुत ही ऑब्वियस है
अच्छा, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है ये पता आपको? एक शब्द में आ रहा हूं, बागवानी। बागवानी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं, और मैंने कहा भी है आपको, बागवानी मिशन को आप एक बार गूगल करिएगा। बागवानी में क्या आता है? फल, फिर क्या आता है? फूल, फिर क्या आता है? सब्जियां, फिर क्या आता है? मसाले, फिर क्या आता है? ड्राई फ्रूट्स। इन सब को मिलके क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, क्या ये खाद्य प्रसंस्करण से नहीं जुड़े हैं? अब मेरे ख्याल से आपको और क्लियर हो रहा होगा कि सर खाद्य प्रसंस्करण बता रहे हैं तो बागवानी की बातें क्यों कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे, हॉर्टिकल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? फूड प्रोसेसिंग, यानी खाद्य प्रसंस्करण से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये टॉपिक को खत्म कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा और जान लें क्या कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या कि बहुत बड़े स्तर पर समस्याएं क्या आ रही हैं, चैलेंजेस। इस तरह से ये टॉपिक क्या होगा? पूरा हो जाएगा। अगर चैलेंजेस हमें पता चल जाएंगे तो हम सजेशंस बता सकेंगे। समस्याएं या चुनौतियां किधर? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। समस्याएं, प्रॉब्लम्स या challenges related to food processing industry। क्या चैलेंज हो सकता है? थोड़ा खुद से सोचिए। इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जितना बढ़ाया जाना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी जिस स्तर का हमारे पास रॉ मटेरियल है, जिस स्तर का हमारे पास फूड ग्रेन है, जिस स्तर का हमारे पास जितने बड़े मात्रा में चीजें हैं, वो यह नहीं है। तो क्या समस्याएं हो रही हैं? पहली चीज तो क्या है? ड्यू टू रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ड्यू टू रेड टेप ब्यूरोक्रेसी, it is tough to have license for food processing industry। लाल फीताशाही नौकरशाही के कारण या प्रशासन के कारण लाइसेंस का न मिल पाना या मुश्किल होना। लाल फीताशाही देखिए क्या है। फूड प्रोसेसिंग एक इंडस्ट्री है। भारत में इंडस्ट्री का उतना विकास नहीं हो पाया। यही एक समस्या पैदा हो रही है, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूं आपसे। विकास इसलिए नहीं हो पाया इंडस्ट्री का भारत के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का जो नागरिक है वो प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीयक क्षेत्र में जम कर गया। नहीं, भारत में प्राथमिक क्षेत्र का विकास हुआ,
उसके बाद द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, सीधे विकास जंप करके थर्ड सेक्टर पे चला गया, यानी सर्विस सेक्टर पे चला गया। क्यों चला गया? और वही बात यहां हो रही है, यानी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, मैं क्या समस्याएं हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की समस्या की हम बात कर रहे हैं तो मोर और लेस भारत में इंडस्ट्री की समस्या की भी बात हो सकती है। क्लियर हुई बात? यानी एक कॉमन प्रॉब्लम ये होगी कि भारत में उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, भारत का औद्योगिक विकास इतना तेजी से क्यों नहीं हो रहा। आपसे पूछे इसका कारण बताओ, या उल्टा पूछ सकता है कि भारत विकास के पहले चरण से सीधे तीसरे चरण पे जंप क्यों कर गया। आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा हो, इफ समवन इज आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, द सही उत्तर, द एग्जांपल विल बी, द आंसर विल बी सेम। क्या? कि व्हाट इज द रीजन दैट industries has not been developed, industrial sector has not been developed as it would be in India. Why? What are the reasons? उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है? रेड टेप ब्यूरोक्रेसी, लाइसेंस का ना मिलना। लाइसेंस की व्यवस्था क्यों की गई, कैसे होता था? जब सरकार शुरू हुई, मैंने कहा सरकार का पहले शुरू में हस्तक्षेप किस बात पे था? समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर याद कीजिए, मैंने ही आपको पढ़ाया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का बाजार पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। इसका सामान्य सा मतलब, अगर आप कोई उद्योग करने जा रहे हैं उसके पहले आपको सरकार से क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, या परमिशन लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण या लोक कल्याण को बहुत मुख्य भूमिका में रखने का कारण सरकार पहले यह तय करती थी कि यह बिजनेस करने से छोटे तबके को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा। अगर उन सब का लाभ सुनिश्चित होता था तो सरकार फिर उसके बाद से परमिशन देती थी। यानी बिना सरकार के परमिशन के सरकारी व्यवस्था में या समाजवादी व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता था। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। उसका परिणाम क्या आया? जब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई तो, लेकिन यह कहा जाता है शुरुआती दौर में भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकी हुई थी। उसका टिल्ट सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ था। यानी बहुत बड़े स्तर पे क्या किया जाता था? सरकार नियंत्रण रखता था और इसके लिए ये सबको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। यहीं से लाइसेंस राज या रेड टेप ब्यूरोक्रेसी शुरू हुई, क्योंकि सरकार के पार्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट्स और उनके पास अधिकार होते हैं क्या? लाइसेंस देने की, एनओसी देने की। अब इसके परिणाम क्या आएगा? मैंने वही कहा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाना चाहता है, वो कहीं से लोन लेता है, कहीं से रेवेन्यू इकट्ठा करता है, पूंजी इकट्ठा करता है, और पूंजी इकट्ठा करने के बाद से यह सोचता है कि किस बड़े स्तर पे कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, और वो जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए। जैसे इंडस्ट्री लगाने आता है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स अपने ऑब्जेक्शंस देने शुरू कर देते हैं। यानी क्या है? उस प्रोसेस से उस फाइल को लेकर गुजरना पड़ता है, जिससे क्या होता है? उसे लगभग 9-10 या यूं कहो 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के पास घूमना पड़ता है, उनका साइन लेना पड़ता है, तब तो वो इंडस्ट्री लगा सकता है। ऐसे में क्या, अधिकारी जब उनके हाथ में एनओसी होता है, एनओसी सर्टिफिकेट देना होता है, तो उसकी वो कीमत वसूलते हैं और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। और कोई अधिकारी सीधे किसी से घूस नहीं मांगता है, वो अपने आप को हमेशा ईमानदार बताने की कोशिश करता है या बताता है, लेकिन उसकी एक चैनल होते हैं, सेटिंग होता है जिसके तहत जाना होता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अगर आपने घूस नहीं दिया, फाइनली आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, कोई मध्यम मार्ग निकालें। और अगर आपने तय कर लिया कि आप घूस नहीं दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप परेशान होकर के उद्योग लगाने से हट जाओगे और कहोगे चलो अब मैं भी तैयारी करके अधिकारी बनूंगा, क्योंकि मैं भी अब पैसे कमाऊंगा। तो रेड टेप ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, और यही कारण था कि युवाओं के, नए उद्योगपतियों के, एंटरप्रेन्योर्स की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं थी उद्योग को लेकर के, वो मरने लगी धीरे धीरे। इसका परिणाम क्या हुआ? वह सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा, वो जॉब सीकर बन गया, जॉब प्रोवाइडर नहीं बना। और इसका फाइनल इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या है बच्चों? इसका फाइनल इंपैक्ट इकोनॉमी में ये आया कि इकोनॉमी में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना रुक गया, उद्योगों का विकास होना रुक गया। और ऐसे में क्या हो गया
कि बहुत कम स्तर पर उद्योग लगे और उद्योग नए वही लगे जो पहले से स्थापित उद्योग थे, उन्हीं के नए नए ब्रांचेस बनने शुरू हुए। इसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ ही उद्योग बहुत तेजी से विकास करने लगे। छोटे उद्योग वो मादा नहीं रख पाए, वो माहौल नहीं पाए जहां पे वो कर पाए। इसीलिए देखिएगा चंद बड़े घराने हैं जिनके हर विभाग में या लगभग हर क्षेत्र में अपने काम हैं। नए उद्योग नए विकास को समस्या हो रही थी ब्यूरोक्रेसी के कारण, जो उसमें पहले से चल रहे थे। जैसे टाटा का समूह है, रिलायंस का बहुत बड़ा समूह है, डालमिया, बिरला, तो ये क्या है, एक समूह से दूसरे समूह बढ़ने लगे। ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था ऐसी बनी कि नए आदमी को, नए उद्योगपतियों को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, नव उद्यमियों को वो माहौल नहीं मिल रहा था जिससे किसी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया जा सके। यानी कई कारण हैं, उन कारणों में एक बड़ा कारण क्या है, लाल फीताशाही। तो फूड इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक समस्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चैलेंज है इंडस्ट्री को? भारत में अकुशल श्रमिकों का अधिक पाया जाना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया। भारत में अकुशल श्रमिकों का अधिक से अधिक पाया जाना भी एक बहुत बड़ा क्या रीजन है, कारण है, या एक बहुत बड़ा चुनौती है कि जिसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाए, काम किया जाए। इससे क्या हो रहा है, इससे ये होगा कि इसका परिणाम जो आएगा, इट विल इफेक्ट, it will have bad impact, it will have bad impact on what? It will have bad impact on this industry. इस उद्योग पर यह गलत आधार या इम्पैक्ट ऑन, आप कह सकते हो इंडस्ट्री या कह सकते हो प्रोडक्शन, उत्पादन पर इसका गलत असर पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में आप देखो कितने बड़े, मनरेगा क्या है, अकुशल श्रमिक है। ठीक है, और है कच्चे माल का कम गुणवत्ता युक्त का होना, यानी जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी क्वालिटी का क्या होना, बहुत लो होना। रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का गुणवत्ता का क्या होना, बहुत कम होना। जो रॉ मटेरियल्स है उनकी क्वालिटी का क्या होना, बहुत कम होना। और इससे क्या है, बहुत बड़ी स्तर पे क्या है, बहुत सारा अनाज सड़ जाता है और जो प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवली मिलनी चाहिए इस इंडस्ट्री को, वो मिल नहीं पाती है। ठीक है, और फिर अगला क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ, lack of management of better marketing system। बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन की कमी का होना भी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मार्केटिंग व्यवस्था के
होना भी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इस चीज को और समझ सकते हैं हम कि बहुत सारी चैलेंजेज ये चीजें वर्कआउट हो पा रही हैं या कम कर पा रही हैं। अब बताओ, चैलेंजेस पता चल गए, तो क्या सजेशंस आप दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या होना चाहिए? तो भाई देखो, क्या होना चाहिए, सजेशन, सुझाव। पहला चीज, नो नीड, जरूरत नहीं है किसकी, ऑफिसर्स एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, इसकी जरूरत ना हो। लाइसेंस तुरंत बताइए, यानी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट should be issued by entrepreneurship, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमियों के द्वारा स्वप्रमाणन सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न कानूनों के उल्लंघन न करने की शर्तें दी गई हों। यानी क्या होना चाहिए, लाइसेंस आसानी से मिल जाए तो ऑफिसर्स की साइन की जरूरत नहीं है। क्या हो, उद्योगपति खुद साइन करके दे दे, सेल्फ अटेस्ट करके देते कि मैं प्रमाणित करता हूं या मैं खुद से यह बात कहता हूं कि भाई मैं अब जो इंडस्ट्री लगाऊंगा उसमें मैं क्या चाइल्ड लेबर यूज नहीं करूंगा, यानी उस कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। जो फायर को रोकने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मैं एस्टेब्लिश्ड अपने संस्थान में कराऊंगा, ये मैं खुद साइन करके कहता हूं। मैं साइन करके कहता हूं कि मैं इससे पर्यावरण की हानि नहीं करूंगा। मैं साइन करके देता हूं कि मैं कोई प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा। सेल्फ अटेस्टेड दे दो भाई। अगर उसके बाद कोई फैलाता है वो, तो फिर कार्रवाई करो आप। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लाइसेंस मिलने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और भारत सरकार स्टार्टअप योजना में ऐसा कर भी रही है, तो ये होना चाहिए इस चीज को। ठीक है, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अब बताइए सजेशन। वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सेटअप बनाया जाना चाहिए। किस लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाया जाना चाहिए, किसके लिए? तो भाई इसलिए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाना चाहिए, किस लिए? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए। related to skill development, related to what? Food processing. Related to food processing, ठीक है। और रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए
कि जो प्रोडक्शन हो हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या हो, यानी रॉ मटेरियल क्वालिटी युक्त होना चाहिए, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रोडक्शन यानी गुणवत्ता परक कच्चे माल का क्या उत्पादन किया जाना चाहिए, गुणवत्ता पर कच्चे माल का उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे सजेशंस आप दे सकते हो इस चीज को लेकर। तो इस तरीके से आपका फूड प्रोसेसिंग क्या क्लियर हुआ ये टॉपिक, यानी इसमें हमने उद्देश्य और उसका हिस्ट्री, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके चैलेंजेस और गवर्नमेंट्स के एफर्ट में यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स, और फिर हमने पढ़ा क्या चैलेंजेस क्या हैं, और फिर पढ़ा हमने उसके सजेशंस क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है इससे क्या सवाल पूछा जा सकता है, सवाल सुनिए, देखिए क्या पूछा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं? भारत जैसे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के फलने फूलने की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? फाइंड आउट द possibilities of growing as a food processing industry in India। एक सवाल ये हो सकता है। दूसरा, डू यू थिंक फूड प्रोसेसिंग इज अ fastest emerging industry in India? Discuss the government's efforts to improve या to establish this industry. Do you think that food processing industry is a fastest growing industry in India? Discuss the government efforts regarding this industry। हिंदी में बोल रहा हूं, आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को लिखते चलिए। क्या आपको लगता है, मैं भी लिखता चलूं, क्या आपको लगता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत का तेजी से उभरता उद्योग है? इस क्षेत्र में सरकार की प्रयासों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला, what are the
challenges what are the challenges in the field of food processing, in the growth of food processing industry, the growth of food processing industry. Find out the suggestions for its better growth in India. For its better growth in India. अगला, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसके विकास के लिए सुझाव दें। इसके विकास के लिए सुझाव दें। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसके विकास के लिए सुझाव दें। ठीक है, अब ये पूछ सकता है इसी को कि क्या आपको लगता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जितना विकास होना चाहिए थे वो हुआ है? यदि नहीं तो सुझाव दें इसका और अधिक विकास कैसे हो सकता है। डू यू थिंक दैट? समझ पा रहे हैं इस चीज को लेकर? ऐसे कई क्वेश्चंस, कहने का मतलब यह है टॉपिक को इस तरीके से कवर किया गया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक एग्जाम हुआ था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, उसमें इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम देख लेते हैं और जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही हैं आप उन क्वेश्चंस के नेचर्स को देखें। कुछ चीजें अभी हो चुकी हैं, कुछ और आगे चीजें बतानी हैं, तो लेवल आपका वो रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अभी फिलहाल कोई एग्जाम नजदीक सबसे यही हुआ है, इसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लें। जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो मैक्सिमम करंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो आपने पढ़ा है इस क्वेश्चंस को। एक करंट है, जो करंट के फैक्चुअल चीजें मैं उसका उत्तर बताता चलूंगा, जहां एक्सप्लेन करना होगा वहां हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है और बीओ एग्जाम 2020 इकोनॉमी क्वेश्चंस लिखा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, द बिगेस्ट कंपनी कॉर्पोरेशन इन 2019 वॉच। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी कंपनी थी, तो इसका नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, जब उसका टोटल देखा गया, नेट प्रॉफिट इसका देखा गया, तो वो
जितनी पीएसयूज थी या और भारत की जितनी कंपनियां थी उनसे भी ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसने आपको याद होगा बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित किया है। अभी सऊदी अरब के जो राजकुमार आए थे उन्होंने भी प्रॉमिस किया है या फिर एक डील हुई जिसके तहत क्या है, वो लगभग मोर देन 11% जो शेयर्स हैं इसके यानी स्टेक को ले रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडीआई के रूप में। तो इसका सीधा जवाब क्या होगा, RIL। ठीक है, एक मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इन इंडिया 2019 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। मुझे लगता है मैंने आपको बताया था, अगर आपको मेरी क्लास याद हो, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, और ये जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है। और ये इंडेक्स मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया है करंट में जब मैं पढ़ा रहा था, यानी जब मैं डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, याद करिए, ठीक है, और जब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो SDG गोल मैंने पढ़ाया था 17, अगर आपको याद हो, और 2013 तक के लिए वो बना हुआ है, दिसंबर 2015 में आया था। और मैं बोला था कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, याद करिए थोड़ा सा, मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड स्तर पर क्या एफर्ट हुए हैं, इंडिया लेवल पे क्या एफर्ट हुए हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे मैंने SDG गोल बताए थे जो 17 थे। इंडिया लेवल पे एफर्ट की जब मैंने बात की थी तो वहां दो मैंने बातें की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए भारत में नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है, और नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया है, हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, और उस इंडेक्स में पैरामीटर्स बनाया जाता है। परफॉर्मर देखा होगा आपने, एक्सीलेंट, इस तरीके से बना था ना, एक उसके पैरामीटर्स बने थे। और मैंने कहा था SDG कॉन्क्लेव भी हुआ नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए। तो वहां पे नंबर 1 पे अगर वो देखेंगे तो इसका उत्तर होगा केरला। इसका सही जवाब क्या होगा, केरल होगा, यानी D। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है, हालांकि आगे आएगा, कर के बारे में बताऊंगा। वाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सेसिंग मैकेनिज्म। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या होता है? दो टर्म होते हैं करों के मामले में, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं यहां पे, अगर ये आया है टैक्स, दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हिंदी अप्रत्यक्ष कर, इसको प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, एक वर्ड लिख रहा हूं, जहां काटो वहीं खून निकले। और अप्रत्यक्ष का मतलब काटो कहीं और खून कहीं और निकले। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब काटो कहीं और, खून कहीं और निकले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए थोड़ा। एक टर्म था प्रोग्रेसिव और एक होता है रिग्रेसिव। पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ लो क्या है, ये दोनों टैक्स थोड़ा बहुत यहां समझ लो। प्रत्यक्ष कर जहां काटो, यानी जिस पे लगा उसी को देना है, जैसे आयकर। आयकर मतलब क्या है, आपकी आय पर ये लगा, आप ही को देना है, यानी जहां काटा खून वहीं निकला। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर काटो कहीं और, खून कहीं और निकले, जैसे GST जिसके आप शिकार हैं,
यानी जीएसटी लगा इंस्टीट्यूट पर, लेकिन भरा किसने? आपने। यानी काटा कहीं और गया, खून किसका निकला? आपका। कस्टमर, इसीलिए तो आपका नाम है, कष्ट से मर, कस्टमर। ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष कर का मतलब यह है कि कर लगाया कहीं और जाता है, वसूला कहीं और जाता है। जब आप फीस भरे होंगे तो फीस प्लस जीएसटी, ये जीएसटी सबमिट करेगा कौन? संस्थान। संस्थान जब सबमिट करेगा और उसे भरा किसने? आपने। इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मुझे लगता है इस छोटे से उदाहरण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर समझ पाए होंगे आप। लेकिन सवाल में पूछा है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, तो इसमें थोड़ा सा और अंतर देख पाएंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर प्रोग्रेसिव प्रकार का इसलिए होता है क्योंकि यह अमीर गरीब के बीच के भेद को देखता है। जैसे इनकम टैक्स में आ जाओ, गरीब के लिए छूट, अमीर जितना होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा, तो प्रोग्रेसिव है ना। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या? कोई अंतर नहीं देखता। कैसे? अगर बहुत गरीब भी एडमिशन लेगा वो भी जीएसटी उतना ही भरेगा, और कोई अमीर लेगा वो भी जीएसटी उतना ही भरेगा। ये अमीर और गरीब का अंतर नहीं देखता। जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे एलईडी टीवी है, तो जो रेट रामू श्यामू को मिलेगा यानी आम आदमी को मिलेगा, वही टाटा और अंबानी को भी मिलेगा। ठीक है। यानी ये रिग्रेसिव होता है। अब इसके पास से चलो क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। लिख रहा है दे आर चार्ज एट हायर देन डायरेक्ट टैक्सेस। ये जरूरी नहीं है, ये सब तो बात तो नहीं है। दे आर चार्ज द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। ये है रिग्रेसिव, प्रतिगामी। ये है कि भाई जीएसटी सब लोग भरेंगे चाहे जो जिस आय ग्रुप का है, इसलिए उसे कहते हैं प्रतिगामी। ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते। सी नहीं होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, रिग्रेसिव है। क्लियर हुआ? आगे इंडिया एम टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जो टाइम है 2024 से 25 बताया गया है, तो इसमें 25 बाय द एंड ऑफ 2000 जो ईयर दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो भाई देखो, बी बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। अगर आप गूगल करेंगे इसको समझेंगे। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। श्री एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्यकाल भी 20 से 25 है, और इसमें डी है आयोग के 30 अक्टूबर तक अपना प्रजनन पोषण कहा गया, ये गलत है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्स द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन। देखिए, ये आपको बताया जाएगा। अभी मैं इसको यहीं लगे हाथ बताऊंगा क्या है। मैंने एमएसपी बताया आपको। ठीक है। वहां जाइए उसी पेज पे, और मैंने इस क्वेश्चन के नाते उसको छोड़ के रखा हुआ था। एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित मूल्य या उचित दर मूल्य। फेयर एंड
रेमुनेटरी प्राइस, ठीक है, या उचित और पारिश्रमिक मूल्य भी इसको कहते हैं। उचित और, इसको यही लिख लेते हैं, उचित दर, या वही बात है, उचित पारिश्रमिक मूल्य। दो बातें हैं, आपके मन में सवाल आ सकता है। पहला, गन्ने के लिए एमएसपी क्यों नहीं? एमएसपी क्यों नहीं? गन्ने के लिए एमएसपी क्यों नहीं? पहला तो सवाल ये आ सकता है। दूसरा, एफआरपी क्यों? तो भाई देखो, गन्ना जो है, पहली चीज तो मैंने कहा था एमएसपी वर्ष में 2 बार, कितनी फसलों के लिए? 24 क्रॉप्स के लिए जा जाता है। 24 फसलों के लिए साल भर में 2 बार अनाउंस होता है। गन्ने की जो फसल होती है, अब ये 2 बार कब होता है? एक रबी से पहले, ये आपको पता है ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी से पहले और खारिफ से पहले 2 बार ये जारी की जाती है, ठीक है, रबी की फसल से पहले और खारिफ की फसल से पहले। गन्ना वर्ष भर रहता है, तो किस में हो? पहली बात तो ये एमएसपी इसलिए नहीं जारी की जाती। दूसरा, फेयर एंड रेम्युनेटरी प्राइस इसलिए क्योंकि ये एफआरपी, पहली तो बात स्टेट के लिए, स्टेट्स जारी करते हैं, स्टेट्स, और स्टेट्स में आर्थिक मामलों के की समिति, इकोनॉमिक कमेटी, यानी इसका सही मतलब आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सीएसीपी क्यों नहीं इसका होगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड क्रॉस प्राइसेस, यानी इसलिए नहीं हुआ सीएसीपी क्योंकि यह एमएसपी जारी करती है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसीज भी नहीं करती हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। और क्यों? क्योंकि स्टेट की यह जिम्मेदारी होती है कि उसे उसके क्या, किसानों के गन्ना का अपना उचित मूल्य मिले। और ये बहुत समस्या इसमें आ रही थी, आपने देखा होगा यूपी में, आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर क्या गन्ने की चीनी मिलें बंद होने लगी, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये रहा कि सरकार दो तरफा दिक्कत कर रही थी। क्या दिक्कत कर रही थी? जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आर्थिक नीति में सरकार ने नीति बनाया, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति में दो बातें हुई। क्या? सरकार ने कहा कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी, कुछ उद्योग ऐसे होंगे जो ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। रेगुलेटेड मतलब उसका देख या नियमन। चीनी मिलें इसी में आती थी, इसी कैटेगरी में आती थी। यानी चीनी मिल का जो मालिक होता था वो प्राइवेट होता था। चीनी मिल का मालिक प्राइवेट होता, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कौन करता था? गवर्नमेंट करता था। तो गवर्नमेंट कहती थी, पीडीएस में देखिए गेहूं चावल के साथ चीनी भी दिया जाता है,
गवर्नमेंट कहती थी, अब ये बंद हो चुका है। गवर्नमेंट कहती थी कि देखो भाई, तुम्हें अपने टोटल प्रोडक्शन का 10% क्या पीडीएस के लिए, सब्सिडी के लिए देना होगा। एक प्रेशर ये पड़ गया इसके ऊपर। फिर क्या है, गवर्नमेंट कहती थी एफआरपी देंगे, किसानों को इतना दाम देना होगा। अब देखिए दोहरा समस्या हो गया। मैं बता रहा हूं चीनी मिलें क्यों बंद होने लगी उत्तर प्रदेश के अंदर। एक ये चीनी मिल का मालिक है, एक तरफ दबाव सरकार बना रही है, क्या केंद्र सरकार, कि तुम्हें अपने टोटल प्रोडक्शन का जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो बहुत सस्ता दाम पे या फिर बहुत लगभग फ्री में पीडीएस के लिए देना पड़ेगा। फिर करिए जो किसान अपना लेके जा रहा है क्या गन्ना, उसे अच्छा मूल्य भी देना है, ये स्टेट कर रही है। तो ऐसे में क्या है, हम महंगा खरीदे भी, यहां आपको फ्री में देने के लिए यहां भी दे दें, तो ये बिजनेस में फायदा तो नहीं होगा। इसीलिए बहुत सी चीनी मिलें बंद होने लगी। प्राइवेट जो ओनर्स थे चीनी मिलों के, वो अपने हाथ खींचने लगे, उन सारे परिस्थितियां उनके सामने आने लगी। क्लियर हो बात? तो ये चीजें एक बड़ा मुद्दा था। तो एफआरपी समझ में आया, कौन जारी करता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में क्या था, ये 5.15 और 4.9% रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था। हालांकि इसका आंसर्स भी साइट पे आ चुका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 8 की बात कर रहे थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन करें। इसमें देखिए अभी आपको नहीं बताया गया सीपीआई क्या होता है। दो चीजें होते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। ये जस्ट ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इन्फ्लेशन बताऊंगा, वहां हम डिटेल में इसमें बात करेंगे सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर ए यानी 1 और 2 सही है, यानी ए इसका सही उत्तर होगा, 3 नहीं होगा। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को देखता है, ठीक है। दूसरा, इट इज कंप्यूटेड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय ओईए करता है, ठीक है। और तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसकी प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 1 और 3। और आगे बढ़ते हैं कि 9 क्वेश्चन है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.3% ऑफ जीडीपी। ये डेफिसिट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये भी आगे आने वाला है, इसलिए इसको समझेंगे। पहले तो इसका जवाब होगा 3.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 स्टेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20। देखिए इसी से 2 क्वेश्चन और आ गए, यानी अगला एक क्वेश्चन और आ गया। वो ये है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 30 राज्यों की सूची में नहीं है। वह है गुजरात। गुजरात उसमें नहीं है, सबसे ऊपर केरला था, ठीक है। उसके बाद ये तीनों राज्य आते हैं। तो 5 में गुजरात नहीं, हिमाचल भी है, आंध्रा भी है, तमिलनाडु है। आप लिस्ट जब मैं लिखवा दिया हूं आप उसको देखेंगे या फिर गूगल करेंगे तो ये लिस्ट में गुजरात नहीं मिलेगा आपको। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार की तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? वर्ल्ड स्तर पे 2 एजेंसीज बहुत पॉपुलर हैं, वो क्या है? स्टैंडर्ड और पुअर। इंडिया में ये 3 बड़ी पॉपुलर हैं, क्या है? क्रिसिल, इक्रा और केयर।
ये 3 एजेंसीज हैं, ठीक है, इंडिया में जो क्या करती हैं, काम करती हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। और इसमें अगर कालक्रम देखेंगे तो सबसे पुरानी है कौन, क्राइसिल, ठीक है, CRISIL जो सबसे पुरानी है, और ये बनी कब थी, 1987 में, यानी इसको CRISIL, क्राइसिल। पहले तो समझ लीजिए क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, कंपनियों की रेटिंग करती हैं। जैसे आप कोई, मैंने कहा कि ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो रेटिंग चेक करते हैं, अगर रेटिंग अच्छी मिलती है तो क्या होता है, आप यानी लोगों ने उसे रेटिंग अच्छी दी तो अपना इन्वेस्टमेंट करते हो या सामान खरीदते हो। ऐसे कंपनियों के ऊपर इंडिया में, ऐसे ही विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देने के लिए वर्ल्ड स्तर पे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज जैसे, फिंच जैसे बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इंडिया में सबसे बड़ा है क्रिसिल, जिसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल। ये बना 1987 में। और दूसरा है क्या, इकरा, ICRA, ये बना 1991 में, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और तीसरा है केयर, CARE, ये बना 1993। कब बना, 1993। इसको कहते हैं क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसको कहते हैं केयर, इकरा। इसलिए सबसे बड़ा ये, यानी 3 क्वेश्चन में आइए, 2 और 1, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, 3, 2, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। मैंने आपको नेशनलाइजेशन के बाद से आपको मर्जर ऑफ बैंक्स बताया था, ठीक है। द रिसेंट amalgamation of public sector banks in India is aimed at multiple gains. क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्ययता, ये होगा। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, पूंजी तक आसान पहुंच, ये भी होगा। और चौथा, विश्व स्तरीय आकार के बैंक, वर्ल्ड लेवल बैंक बताया था गवर्नमेंट के क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का क्या सोच है इसके बारे में मैंने बताया था कि क्या सोच के गवर्नमेंट मर्ज कर रही है। और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, ये भी होगा, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब होना चाहिए डी, यानी 1, 2, 3, 4। और 1, 2, 4 भी हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 इसका होना चाहिए। इसमें सी और डी में थोड़ी बहस हो सकती है, इस पे थोड़ा सा, ये आयोग जब भी 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स देता है तो उस पे मुझे लगता है इसका उत्तर सी की जगह क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस का हमने क्या किया,
देखा, आंसर्स देखा, मुझे लगा इसको कर देना चाहिए। कुछ लोग एग्जाम दे के आए हैं तो अपना मिलाए होंगे, और जो कुछ इसमें से लगभग 3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हैं अभी तक के आपके पढ़ाई की में, आगे जो है वो चीजें आएंगी। तो अगर पीसीएस के क्वेश्चंस तो हैं ही, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्स जो हैं अगर आप दोगे तो वो भी आसानी से इससे क्या करेंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे, और धन्यवाद।